नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है। मसला ये कि अचानक से आदमपुर का चुनाव आ गया है। ठीक एक महीने बाद वहां पर चुनाव होगा 3 नवंबर को। अभी तो आप सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी ये चुनाव आ जाएगा। आप तो ये सोच रहे थे कि सरपंची का चुनाव पहले होगा, लेकिन उन चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। आज अचानक से आदमपुर बाय इलेक्शन की घोषणा हो गई है और 1 महीने का वक्त मिला है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। सभी लोग यही सोच रहे थे कि शायद दिसंबर में यह चुनाव हो सकता है, जब हिमाचल गुजरात का विधानसभा का चुनाव होगा। उस वक्त कुछ राज्यों की ये जो सीटें हैं उनके चुनाव होंगे बाय इलेक्शन, लेकिन अभी नवंबर में होगा। इसी पे बात करते हैं। 4-5 मोटी बातें हैं इस चुनाव के बारे में, आदमपुर बाय इलेक्शन के बारे में। इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। टोटल कितने वोट्स हैं यहाँ पर, पिछली बार किसको कितने वोट आए थे, और इस बार यानी किन किन के लिए ये परीक्षा होगी एक तरीके से आदमपुर के इस चुनाव में। चलिए, सबसे पहले तो शेड्यूल आपके साथ साझा कर देते हैं। 3 नवंबर को वोटिंग तो होगी, लेकिन उससे पहले कब क्या, 7 अक्टूबर यानी कुछ दिन बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा। 14 अक्टूबर जो है, यानी 14 अक्टूबर तक, 7 से 14 अक्टूबर तक कोई भी जो चुनाव लड़ना चाहता है वो पर्चा दाखिल कर सकता है वहां पर। ठीक है, 15 को छटनी होगी। 17 तारीख को अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस बीच कुछ दिन बचे हुए हैं, 3 नवंबर को वोटिंग होगी, ठीक 1 महीने बाद। अब कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं आदमपुर के बाय इलेक्शन में? कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, तो निश्चित तौर पर है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से कोई यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। खबर यही है कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप खुद नहीं लड़ेंगे, वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो भव्य बिश्नोई यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, ये खबर है। बीजेपी प्लस जेजेपी का गठबंधन है, तो उनकी ओर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। अगली जो पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की ओर से कौन रेस में है, लाइन में है? जेपी हैं, जयप्रकाश हैं, प्रोफेसर संपत सिंह हैं, कुलवीर बेनीवाल हैं और रामनिवास घुड़ेला। फिलहाल ये 4 नाम हैं कि इनमें से कोई जो है वो एक कांग्रेस की ओर से यहाँ पर चुनावी मैदान में आ सकता है। आगे है इनेलो। इनेलो की ओर से कौन? इनेलो की ओर से राजेश गोदारा हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके अलावा इनेलो सुनैना चौटाला को भी यहाँ चुनावी मैदान में उतार सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उस पर भी बात करेंगे। आगे जो है, अगली जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वो बीजेपी में थे, हालांकि 2014 में उन्होंने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा। तो ये 4 मेन पार्टियां हैं जो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनके कैंडिडेट जो है संभावित, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर तकरीबन 1,70,000 के करीब जो है वो टोटल वोट्स हैं। 1.25 लाख के करीब यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो सकती है, 1.25 लाख के करीब। अब 1.25 लाख वोटों में से कौन कितने ले जाएगा, उस पर बात करते हैं। पिछली बार किसको कितने मिले वो एक नज़र डाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी। पिछली बार कुलदीप बिश्नोई को 63,693 वोट मिले थे। ठीक है, और उनके सामने बीजेपी की ओर से सोनाली फोगाट थी, उनको 34,222 वोट मिले थे। इसके अलावा जेजेपी के जो कैंडिडेट थे रमेश कुमार, वो तीसरे नंबर पर रहे थे, ठीक ठाक वोट ले गए थे, वो 15,457 वोट ले गए थे। इनेलो के कैंडिडेट जो थे राजेश गोदारा, वो 2,000 वोट भी नहीं ले पाए थे, 2,000 से थोड़ा कम वोट उनको मिले थे। तो ये पिछली बार की स्थिति थी। इस बार क्या होगा ये भी बात करनी है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी यहां पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो देखना होगा आंकड़े कहां तक जाते हैं, वो आपके साथ बातचीत करेंगे। अगली बात है, आपको पता होगा ये जो हरियाणा में बीजेपी का 2nd टर्म है, जो दूसरा कार्यकाल है, इस दौरान आपको पता है इससे पहले 2 बाय इलेक्शन हो चुके हैं, 2 उपचुनाव हो चुके हैं। एक तो बड़ौदा में हुआ था, आपको पता है। बड़ौदा को हुडा का गढ़ माना जाता है, तो हुडा के कैंडिडेट वहां से जीते थे, उन्होंने जीत हासिल की थी।
उसके बाद आपको पता है कि एलनाबाद की जो सीट खाली हुई थी, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में, तो एलनाबाद को इनेलो का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर इनेलो ने जीत दर्ज की थी, अभय सिंह चौटाला दोबारा वहां से जीते थे। अब ये जो तीसरा बाई इलेक्शन हो रहा है आदमपुर में, तो आदमपुर को भजनलाल का गढ़ कहा जाता है। तो क्या गढ़ जो है अपना बचा लेंगे सभी जो बड़े दिग्गज हैं? पहले हुड्डा साहब का गढ़ उन्होंने बचा लिया, इनेलो का गढ़ उन्होंने बचा लिया, और अब ये जो तीसरा गढ़ आदमपुर भजनलाल का गढ़, तो क्या इस बार उनके परिवार के लोग अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेंगे या फिर कुछ और हो सकता है? ठीक है, ये खैर नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको पता है कि ये जो आदमपुर का बाई इलेक्शन आ रहा है, तो परिस्थितियां क्या हैं फिलहाल हरियाणा में, क्या परिस्थितियां हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है बीजेपी अगर ये सीट हासिल करती है तो उनकी एक सीट बढ़ जाएगी और कांग्रेस की एक सीट कम पहले ही हो गई है ना। तो बीजेपी यानी कि यहाँ पर जोर लगाएगी, बीजेपी को इजाफा हो सकता है, ठीक है, उनकी सीट बढ़ जाएगी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं उदय भान, वो आपको पता थोड़ा समय पहले बने हैं, और अब उनकी प्रधानगी में ये पहला इलेक्शन होगा, तो उनके लिए भी ये परीक्षा की घड़ी होगी कि उनकी प्रधानगी में पहले इलेक्शन में क्या कुछ रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है। इनेलो के लिए, इनेलो की अभी एक बड़ी रैली हुई है, आपको पता होगा फतेहाबाद में, और फतेहाबाद आदमपुर की दूरी बहुत कम है, नज़दीकी है, बड़ी रैली उनकी हुई है, बड़े नेता वहाँ पर जुटे थे। तो अभी वहाँ नज़दीकी ये बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इनेलो की परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी रहेगी। अगली जो पार्टी है वो है जैसे जेजेपी है, मान लीजिए जेजेपी हालांकि बीजेपी के गठबंधन में है, लेकिन जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी मतलब दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हमेशा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ते रहे हैं, आपको भी पता है ना। उन्होंने चाहे लोकसभा के जो चुनाव लड़े हैं वो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मतलब उनकी राजनीति कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ ही रही है। लेकिन इस बार उनके लिए मजबूरी होगी क्योंकि वो गठबंधन में हैं, इसलिए बीजेपी का साथ उनको देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं, मतलब क्या कुछ रहेगा, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह वो भी वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी में हैं, उनका बेटा हिसार लोकसभा से सांसद हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि उनके जो बयान है पिछले कुछ समय से वो आपने देखे होंगे, मतलब वो क्या खुलकर बीजेपी का साथ देंगे या कुछ और। क्योंकि आपको पता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए हैं तो कुछ सेटिंग हुई होगी, यानी कि आदमपुर और हिसार लोकसभा, यानी अगर यहाँ से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो कल को हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? उनके बेटे मौजूदा सांसद हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर उनको लोकसभा में नहीं मिलेगी टिकट तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उचाना तक ही सिमट कर रह जाएंगे? मतलब क्या कुछ रहेगा यहाँ पर? कुलदीप बिश्नोई वर्सेस चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे वर्सेस दुष्यंत चौटाला। लोकसभा में ये आमने सामने थे, लेकिन अब ये तीनों ही एक पार्टी में आ गए, है ना, एक ही पार्टी, एक पार्टी में या गठबंधन में हैं। तो आगे जो है लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, किसको सीट मिलेगी, क्या जेजेपी के खाते में जाएगी, क्या कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे बीजेपी की ओर से या चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे, मतलब क्या कुछ रहेगा। तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा बीजेपी किस तरीके से मतलब सेटिंग करती है दोनों तीनों के साथ, ये भी भविष्य आगे बताएगा। ठीक है, आगे है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल एक अच्छी सी हाजिरी लगाना चाहती है। आपको पता है आम आदमी पार्टी जब पंजाब के नतीजे आए तो एकदम उनका ग्राफ यहाँ हरियाणा में भी बढ़ा, एकदम अचानक से कई नेताओं ने ज्वाइन भी किया, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ डाउन हो गया। हालांकि उन्होंने एक कैंडिडेट को लिया है सत्येंद्र सिंह, जो कि पहले कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में चले गए, तो अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो यही लग रहा है कि वही चुनाव लड़ेंगे। तो पिछली बार सत्येंद्र सिंह ने 10,000 के करीब जो है वो वोट, पिछली बार यानी 2014 में जब वो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे तो 10,000 समथिंग उन्होंने वोट लिए थे। तो मतलब आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि यहाँ ठीक ठाक हाजिरी लगाई जाए, मतलब
बीजेपी कांग्रेस और उसके बाद मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रहे। अगली बात, आपको पता है आम आदमी पार्टी पूरा फोकस कर रही है। केजरीवाल वहां पर पहुंचे, पंजाब के सीएम वहां पर पहुंचे, उनके दूसरे बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और केजरीवाल ने बोला कि वो वहां के रहने वाले हैं, यानी उनका जन्म वहां पर हुआ था, हिसार उनका जो जिला है। तो मतलब इनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहेगी पंजाब के नतीजों के बाद। ये तो सभी पार्टियों की जो है वो बात हमने कर ली है कि क्या कुछ जो है वो यहां पर रह सकता है। फिलहाल टाइम कम है क्योंकि अब अचानक से चुनाव आ गए हैं, तो सभी पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी। हो सकता है कि अचानक से चुनाव आने से किसी को फायदा मिल जाए और किसी को नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में रहे, कई चुनाव लड़े, एक बार पार्टी भी बनाई थी, उस पार्टी को फिर कांग्रेस में मर्ज भी कर दिया, लेकिन अभी वो बीजेपी में चले गए हैं। सो उनके बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं और सामने कौन होगा ये भी जब वो सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और जैसा मैंने कहा कि क्या भजनलाल का परिवार अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगा या फिर कुछ और उलटफेर हो सकता है, खैर देखना होगा दोस्तों। लेकिन आप भी तैयार हो जाइए आदमपुर के इस बाई इलेक्शन के लिए और हम भी आपको आगे दिखाएंगे वहाँ का ओपिनियन पोल क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी के बारे में, किस नेता के बारे में, क्या भूमिका मतलब इस बार उनकी रहेगी। ये सब हम आपको वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे, ओपिनियन पोल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अचानक से ये जो बाई इलेक्शन आ गया है, जो कि लग रहा था 1 महीना लेट होगा लेकिन पहले आ गया है, फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं आदमपुर बाई इलेक्शन के बारे में? आपने बताना है, अपनी राय कमेंट करके बतानी है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय दे पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लेना है ताकि जो हमारे अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। यहाँ एक बात और भूल गए हम, आपको बताया सोनाली फोगाट पिछली बार बीजेपी की ओर से लड़ी थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं और जिस तरह से मतलब उनका एक हत्या हुई उसके बाद उनका जो परिवार है वो भी इकट्ठा हुआ था और वो भी उनकी ओर से भी कहा गया है कि वो भी फैसला लेंगे, आदमपुर में एक पंचायत करके वो फैसला लेंगे कि आगे वो राजनीति में उनको क्या करना है, क्या लड़ना है या क्या करना है। वो देखना भी दिलचस्प होगा कि सोनाली फोगाट का परिवार जो है वो क्या फैसला लेता है, क्या वो बीजेपी के साथ ही जाएगा या कुछ और उनका फैसला होगा, किसी और पार्टी के वो समर्थन देगा। तो ये बात भी वहाँ पर मायने रखती है कि सोनाली फोगाट का परिवार क्या कुछ फैसला लेता है। सो इस पर भी आपने अपनी राय जो है वो देनी है। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।